हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में। और इसी के साथ पार्ट 6 ऑफ डल लेक में भी आपका वेलकम है। तो अभी तक जो है हम डल लेक की ओरिजिन, हिस्ट्री और फिजिकल जियोग्राफी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम डल लेक के सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेके एसएसबी, जेके पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस हर साल बढ़ रही है। तो डल लेक को समझने के लिए सिर्फ उसकी लोकेशन या हिस्ट्री जानना काफ़ी नहीं है। ये भी समझना ज़रूरी है कि इस लेक के अंदर एक पूरी लिविंग इकोसिस्टम जो है वो मौजूद है। डल लेक सिर्फ पानी का एक तालाब नहीं, ये एक लिविंग इकोसिस्टम है जहां हजारों किस्म के प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर इनमें से एक भी हिस्सा खत्म हो जाए तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स डल लेक को सिर्फ टूरिज्म साइट नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी मानते हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? तो सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान रिलेशनशिप का स्टडी करती है। ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब है जानदार मखलूक और उनके आसपास के माहौल के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसका मुताला करना, यानी कि उसको समझना। ठीक है। तो अब देखिए, डल लेक में जो इकोलॉजी का मतलब है, फिश पानी पर डिपेंड करती है, एक्वेटिक प्लांट्स पानी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बर्ड्स, फिश और प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो टूरिज्म और फिशरीज पर डिपेंड करते हैं। यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप को इकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। यानी जितनी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की लिविंग स्पीशीज किसी जगह पर होंगी उतनी ही उस जगह की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। डल लेक में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। यहाँ मिलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, लोट्स, वाटर लिलीज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, रेजिडेंट बर्ड्स, एल्गे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये तमाम स्पीशीज मिलकर डल लेक की बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डल लेक एज ए वेटलैंड इकोसिस्टम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डल लेक को सिर्फ लेक नहीं कहा जाता, इसे वेटलैंड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वो एरिया होता है जहां जमीन और पानी दोनों मिलकर एक यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो डल लेक में ओपन वाटर भी है, मार्श भी हैं, फ्लोटिंग वेजिटेशन भी है, रीड बेड्स भी हैं, शैलो एरियाज भी हैं। तो इसी वजह से ये एक कंप्लीट वेटलैंड इकोसिस्टम बन जाता है। वेटलैंड दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में शामिल होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए, हर इकोसिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन होता है बायोटिक कंपोनेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डल लेक में फिश, बर्ड्स, एक्वेटिक प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गे, फ्रॉग्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक। और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये नॉन लिविंग चीजें होती हैं जैसे वाटर, सनलाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। अगर एबायोटिक फैक्टर चेंज हो जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इफेक्ट होते हैं। इसलिए पोल्यूशन सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट को इफेक्ट करता है। एक्वेटिक फ्लोरा। तो अब हम डल लेक की फ्लोरा समझते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स लाइफ। ठीक। तो डल लेक में बहुत किस्म के एक्वेटिक प्लांट्स मिलते हैं। सबसे फेमस है लोटस। ठीक। नीलुम्बो निकोफेरा। लोटस डल लेक की पहचान है। समर सीजन में जब लोटस ब्लूम करता है तो पूरी लेक का मंजर जो है वो बदल जाता है। लोटस सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, इसके जो सीड्स, लीव्स, स्टेम्स जो हैं ये लोकल लोग इस्तेमाल भी करते हैं। कश्मीर में लोटस स्टेम का नदरों के नाम से जाना जाता है और ये एक मशहूर ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लोटस स्टेम को नदरू कहते हैं इन कश्मीर। ये जेके एसएसबी में डायरेक्ट
पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है वाटर लिली। तो वाटर लिली भी डल लेक का एक इम्पोर्टेंट एक्वेटिक प्लांट है। ये वाटर सरफेस पर ग्रो करती है। इसके फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद आता है रीड्स। तो रीड जो है ये लेक के किनारे रीड्स ग्रो करते हैं। ये बर्ड्स को जो शेल्टर देते हैं, सॉइल इरोजन रोकने में मदद करते हैं, पोल्यूशन को नेचुरली फिल्टर करते हैं। अब आता है एक्वेटिक फाना। फाना का मतलब है एनिमल लाइफ। तो डल लेक में कई किस्म के एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिश, फ्रॉग, टर्टल्स, स्नेल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये तमाम इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद आता है फिश डाइवर्सिटी। तो डल लेक फिशरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई फिश स्पीशीज मिलती हैं। कॉमन स्पीशीज में स्नो ट्राउट, कॉमन क्रैब, मिरर क्रैब, ग्रास क्रैब। फिशिंग जो है ये लोकल इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। कई फैमिलीज की इनकम जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डल लेक जो स्पॉटर्स है, इसमें फिशरीज, लिवलीहुड प्लस बायोडाइवर्सिटी है। बर्ड डाइवर्सिटी। डल लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। विंटर सीजन में सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से कई बर्ड्स जो है वो कश्मीर आते हैं। और एग्जाम्पल मेलार्ड डक, कॉमन टील, गैडवॉल, कूट, ग्रेव हेरन्स, किंगफिशर्स। तो ये बर्ड्स यहाँ फूड लेती हैं, ठीक है, रेस्ट करती हैं, ब्रीडिंग भी करती हैं कुछ स्पीशीज। तो इसी वजह से डल लेक बर्ड वॉचर्स के लिए भी फेमस है। इसके बाद है फूड चेन इन डल लेक। अब इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फूड चेन। सबसे पहले सनलाइट, एक्वेटिक प्लांट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस। ये पूरी चेन एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो अगर पोल्यूशन की वजह से प्लांट्स मर जाए तो फिश भी कम हो जाएंगी, फिश कम होंगी तो बर्ड्स भी कम हो जाएंगी, और इसी को इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में इनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बैक्टीरिया और फंगी डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करते हैं, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो लेक में डेड ऑर्गेनिक मैटर जमा होते रहेंगे। इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ डल लेक सिर्फ पानी नहीं देती, ये बहुत सी इकोलॉजिकल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे वाटर स्टोरेज, ठीक, तो रेन वाटर को स्टोर करती है, फ्लड कंट्रोल, एक्सेस वाटर को टेम्परेरीली होल्ड करती है, क्लाइमेट रेगुलेशन, टेम्परेचर को मॉडरेट करती है, कार्बन स्टोरेज, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हजारों स्पीशीज को घर प्रोवाइड करती है। वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। अगर डल लेक की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो फिशरीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, कश्मीर टूरिज्म जो है वो कम हो जाएगा, बर्ड्स माइग्रेट करना बंद हो जाएंगी, वाटर क्वालिटी खराब, लोकल इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। थ्रेट्स टू द इकोलॉजी ऑफ डल लेक। तो डल लेक की इकोलॉजी को कई डेंजर्स का सामना है। सबसे बड़े थ्रेट्स हैं पोल्यूशन, सीवेज, प्लास्टिक वेस्ट, इंक्रोचमेंट, क्लाइमेट चेंज, एक्सेसिव वीड्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म प्रेशर। तो इन तमाम टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, ये आप नोट डाउन करके रखें। तो डल लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड इकोसिस्टम है। इकोलॉजी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप को बताती है। बायोडाइवर्सिटी जो है ये वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और डल लेक जो है ये फ्लोरा में लोटस और वाटर लिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटस स्टेम को कश्मीर में नदरू कहा जाता है, ठीक है। और डल लेक फिशरीज और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। स्नो ट्राउट जो है और कार्प इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज है डल लेक की। और डल लेक इकोलॉजिकल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन स्टोरेज और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शामिल है। तो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज डल लेक की इकोलॉजी का सबसे बड़ा थ्रेट्स हैं। तो आज डल लेक की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को साइंटिफिक और एग्जाम ओरिएंटेड नजरिए से डिटेल में समझा। अब आप
समझ गए होंगे कि डल लेक जो है सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जिंदा इकोसिस्टम है जो हजारों प्लांट्स, एनिमल्स और इंसानी जिंदगियों को सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।